हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक हमारा वेरिएबल चल रहा है। उसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आगे उसकी मज़ीद टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी मज़ीद आगे से 3 टाइप्स हैं। Number 1 is task variable, number 2 is environmental variable, number 3 is subject variables. The task variable refer to those characteristics which are associated with the behavioral task presented to the subject. Task variable जो है उन characteristics से refer करता है जो कि associate होते हैं आपके behavioral task से, यानी कि कोई भी ऐसा task जिसके अंदर आपका behavior notice वो कर सकते हैं एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि उन्होंने आपका नोटिस करना है कि जब बच्चा टीचर को अपना सबक सुनाता है तब उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बिहेवियरल टास्क जो है, यानी कि उसके अंदर जो बिहेवियर जो करेक्टरिस्टिक्स वो नोटिस कर रहे हैं उसको वो कहेंगे टास्क वेरिएबल। It includes the physical characteristics of the apparatus as well as many features of the task procedures. इसके अंदर फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स उसके अलावा बहुत से ऐसे फ़ीचर जो कि टास्क प्रोसीजर में शामिल हैं, इन सब को आप इंक्लूड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं, यानी कि ऑपरेटर्स आप लेने चीज़ें वगैरह, ऑपरेटर्स आपका जो जिस बंदे पे आप यानी कि जिसके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं आप उसको भी ऑपरेटर्स कह सकते हैं। आपने कोई ख़ास उसके अंदर चीज़ ऐड किया है कि आप कहेंगे जी मैंने नोटिस करना है कि रेड वॉल हो तो फिर क्या असर होता है, वाइट वॉल हो तो फिर क्या असर होता है। ये सारी चीज़ें जो आपने रखी हुई हैं, यानी कि जो भी आपने वहाँ पे रखा हुआ है कि इन्वायरमेंट बनाई है कि रूम इस तरह का होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसके मुताबिक जो है उनके अंदर जो जो चीज़ें रखी हुई आपने वो आपके ऑपरेटर्स में शामिल होंगी। ऑपरेटर्स में आपका सब्जेक्ट शामिल हो सकता है, टीचर शामिल हो सकती है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपके ऑपरेटर्स में शामिल होंगे। यानी कि बेसिकली जो प्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हैं, जिन चीज़ों को, जिन सब्जेक्ट्स को आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऑपरेटर्स हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो एक एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए जाते हैं। सम आर सिंपल, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। The simplicity or the complexity of the operators is likely to produce a change in the behavioral measure. आपके ऑपरेटर्स की सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी ये आपके ऑपरेटर्स पर डिपेंड करता है कि सिंप्लिसिटी है या कॉम्प्लेक्सिटी है। वो आपके यानी कि जो आप बिहेवियरल मेजर है उस पर डायरेक्टली वो कहते हैं कि डायरेक्टली यानी कि उसके ऊपर असरअंदाज होगा। आपके ऑपरेटर्स की सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी लाइकली टू प्रोड्यूस अ चेंज, कि वो चेंज प्रोड्यूस कर सकती है इन द बिहेवियरल मेजर में। When, for example, the number of wrong paths in a particular maze is increased, for example वो ले रहे हैं कि एक number of wrong paths है, वो एक मेज़ में जब आप यानी कि आप एक पर्टिकुलर मेज़ है उसके अंदर आप रॉन्ग पास जो हैं यानी कि ब्लाइंड एलिस जो हैं उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और ट्रैवर्सिंग द मेज़ विल बी अ डिफरेंट टास्क फॉर द सब्जेक्ट। तो उसके अंदर लर्निंग और ट्रैवर्सिंग का जो सब्जेक्ट है यानी कि जो उसका याद करना है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टास्क होगा सब्जेक्ट का। Likewise, when several more or less similar colored lights are added to a study of complex reaction time, the reaction time is likely to be normal. यानी कि अगर आप जो लर्निंग टाइम है उसको रिएक्शन देखना चाहते हैं, यानी कि आप स्टडी करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम, स्टडी से रिलेटेड है, तो उसके अंदर अगर आप कलर्स को तब्दील करेंगे तो बेसिकली जो आपका टाइम है उसको लाइकवाइज लॉन्ग कर सकता है। जितना कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे उतना टाइम लॉन्ग होता जाएगा। आगे है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। टास्क वेरिएबल को एक दफ़ा मैं दोबारा बयान कर दूँ कि टास्क वेरिएबल बेसिकली इसके अंदर आपका जो बिहेवियरल टास्क होता है उससे रिलेटेड जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं आप उसको स्टडी करते हैं, और इसके अंदर आपकी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ऑपरेटर्स आ सकते हैं, उसके अंदर आपकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स भी शामिल हो सकते हैं, और इसके अलावा जितनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने उस इन्वायरमेंट में डाली हुई हैं वो सब आपकी टास्क वेरिएबल में आएंगी। आगे है environmental variable. Environmental variable refer to those characteristics of the environment which are not the physical part of the task as such but tend to produce changes in the behavioral measure. Environmental task यानी कि living thing नहीं है, लेकिन
ये आपकी इन्वायरमेंट है, आपके इर्द गिर्द का माहौल है, तो आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है आपके टास्क पे बहुत ज़्यादा असर करता है। आप किसी शोर की यानी कि शोर जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको मुश्किल से याद होगा, लेकिन आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे खामोशी है, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इट मीन्स कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह वो ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है वो बेसिकली कोई लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन आपके इन्वायरमेंट के जितने भी हिस्से हैं वो आपके बिहेवियरल मैयर्स में आते हैं, यानी कि उसके जो आप काम कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली असरअंदाज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइस, जिस तरह मैंने शोर की एग्जांपल दी। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ठंड है, गर्मी है, ये भी अगर ठंड ज़्यादा होगी तो आपको देखें कि आपको नींद जो है वो बहुत ही मुश्किल से आएगी, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसी टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे किसी भी तरह से, केस लेके, रज़ाई लेके, तो फिर क्या होगा, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। तो इट मीन्स कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो नॉइज़ के ज़रिए हो, टेम्परेचर के ज़रिए हो, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन के ज़रिए हो, टाइम ऑफ द डे के ज़रिए हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामी है। सपोज फॉर एग्जांपल दैट द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी हाउ रीडिंग स्पीड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री ऑफ वीकनेस इन हैंड राइटिंग। एक इन्वेस्टिगेटर है, वो स्टडी करना चाहते हैं कि रीडिंग स्पीड जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे असरअंदाज होती है बाय द डिग्री ऑफ वीकनेस इन हैंड राइटिंग, यानी कि स्पीड का हैंड राइटिंग से क्या ताल्लुक है। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं। It is likely that apart from the degree of vagueness, the reading speed may be influenced by the level of illumination and voice occurring at the time of reading the material. उसी तरह वो कह रहे हैं कि जिस तरह आपकी राइटिंग की स्पीड जो है वो आपकी हैंड राइटिंग से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि अगर आप बहुत स्पीड में लिखेंगे तो हैंड राइटिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं आएगी। उसी तरह वो कह रहे हैं कि आप की जो रीडिंग स्पीड है वो इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट कैसी है, आपके जहाँ पे बैठ के पढ़े हैं वहाँ पे कहीं शोर गुल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है और आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपका जो मेन कह लें पॉइंट है, यानी जो मेन आपका मकसद है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। The intensity of the light and noise constitute the example of the environmental variable। वो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसके अलावा जो नॉइज़ है वो आपके environmental variables में शामिल है। Because the variation in the intensity of the light and noise also tend to produce changes in the reading speed, क्योंकि लाइट और उसके अलावा नॉइज़ आपकी रीडिंग स्पीड पे डायरेक्टली असरअंदाज होती है। फॉर एग्जांपल आप बुक पढ़ रहे हैं लेकिन एकदम से सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं, क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इट मीन्स कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड दैट ऑफ साउंड आर नॉट अ फिजिकल पार्ट ऑफ द टास्क बट टेंड टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द बिहेवियरल मेजर। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और साउंड जो है वो फिज़िकल पार्ट नहीं है, आपके टास्क का फिज़िकली हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अगर आप उसको तब्दील करेंगे तो क्या होगा, आपके बिहेवियरल मेजर में चेंज आ जाएगा। आगे है सब्जेक्ट वेरिएबल्स। एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपकी सारी यानी कि आपके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो तमाम शामिल हैं, यानी कि हवा कैसी चल रही है वहाँ पे जहाँ पे आप हैं, आउटडोर है तो रोशनी कैसी है, फिर उसके अलावा कोई शोर तो नहीं है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंटल में। फिर यहाँ पे टास्क वेरिएबल्स में यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके और जो आप ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करें वो तमाम शामिल हैं। फिर आगे है सब्जेक्ट वेरिएबल्स। Subject variables refers to those characteristics of the subject which are likely to produce changes in the behavioral measure। Subject variable जो हैं उन characteristics को रेफ़र करते हैं आपके subject के जो कि likely to produce changes in the behavioral measure, जो कि आपके behavioral measure में यकीनी तौर पे changes लेकर आएंगे। For example, sex, age, anxiety, intelligence, etc. are the characteristics of subject। यानी कि अब जो सब्जेक्ट है उसके अपने करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी आपके बिहेवियरल मेजर में चेंज लाएंगे। यानी कि एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो क्या होगा, उसको सबक जल्दी याद हो जाएगा। इट मीन्स कि जो सब्जेक्ट है, मेरा कहने का मतलब ये कि जो सब्जेक्ट है उसकी अपनी खसूसियात जो हैं वो भी जो टास्क है उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो जल्दी याद हो जाएगा, वरना फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो काम है उसके अंदर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। विच मे बी कन्वीनियंटली टर्म्ड एज सब्जेक्ट वेरिएबल्स। तो ये जो सब्जेक्ट की अपनी चीज़ें हैं
उसकी एज, उसका वेट, उसकी एंग्जाइटी, इंटेलिजेंस, के तमाम जो है सब्जेक्ट की इस सब्जेक्ट वेरिएबल्स कहलाती हैं, यानी कि सब्जेक्ट के वेरिएबल्स। सब्जेक्ट वेरिएबल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सब्जेक्ट वेरिएबल को भी आगे मज़ीद 2 टाइप्स में बयान किया उन्होंने, द नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल एंड द इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल। The natural subject variable are those variables which the subject carry within themselves. The natural subject variables वो variables हैं जो कि subject के अंदर होते हैं before the start of the experiment, यानी कि experiment start होने से पहले, यानी कि उसकी age क्या है। ऐसा तो नहीं होगा एकदम से टेस्ट स्टार्ट किया तो उसकी एज बढ़ गई है। जो चीज़ें उसके अंदर पहले से हैं, यानी कि एज, सेक्स यानी कि मेल है, फीमेल है, इंटेलिजेंस उसकी कितनी है, उसके अंदर एंग्जाइटी यानी कि वो परेशान है, कंफ्यूज है, ये चीज़ें जो उसके अंदर टेस्ट से, एक्सपेरिमेंट से पहले शामिल है, इसको हम कहेंगे नेचुरल सब्जेक्ट वेरिएबल्स, जो कुदरती तौर पे उसके अंदर शामिल हों। Induced subject variables are also known as the instructional variables. इनको instructional variables भी कहते हैं। Are those subject variables, ये वो subject variables हैं which are induced by the experimenter's instruction, जो कि subject के अंदर experimenter की instruction के बाद induced होती हैं। Suppose the investigator wants to study the effect of 2 methods. सपोज करें कि एक इन्वेस्टिगेटर जो है, जो कहने के एक्सपेरिमेंटर है, वो 2 जो है ना मेथड्स ए और बी, उनके इफ़ेक्ट देखना चाहता है आपकी स्टडी पे यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर पे 2 मेथड उसने दिए हैं, वो देखते हैं कि कौन सा जो है किसका ज़्यादा अच्छा असर आता है, क्या रिजल्ट आएगा। ही मे इंस्ट्रक्ट 1 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट विच 1 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या करेगा कि एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जो है उसको एक इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने इसको फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और दूसरों को वो दूसरे के मुताबिक, यानी कि दूसरा जो बी ग्रुप है उसके मुताबिक वो इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने इसको फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। द 2 डिफरेंट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस चेंजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। 2 डिफरेंट सेट जो हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर में डिफरेंट चेंजेस लेकर आएंगे। लाइकवाइज इन्वेस्टिगेटर मे वांट टू स्टडी लर्निंग एज अ फंक्शन ईगो इन्वॉल्व। अब उसको वो हो सकता है इसी चीज़ को वो ईगो इन्वॉल्वमेंट के लिहाज से जो है वो स्टडी करना चाहता है। He may, for example, give instruction to one group of subject that a given task is a test of his ability, and to another subject that a task is being used as a standard practice followed in the experimental situation. तो हो सकता है वो इस बिना पर एक ग्रुप को कहे कि ये आपकी एबिलिटी हम देखना चाहते हैं, इस वजह से हम आपको ये काम दे रहे हैं। दूसरे को वो कहे कि नहीं नहीं, तो आम सी बात है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इस वजह से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ऐसे ही कर लें। तो ये जो उसने बीच में उनके इंड्यूस किया है, जो वेरिएबल उसके अंदर इंड्यूस कर दिए उन्होंने सब्जेक्ट के अंदर, तो ये कौन से हैं? नेचुरल है और एक है 1 मिनट इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स। इंड्यूस्ड सब्जेक्ट वेरिएबल्स या फिर इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटर जो है वो इंड्यूस करवाए सब्जेक्ट के अंदर। These two types of instruction are likely to produce differences in performance of the task. तो ये जो 2 उसने बातें सब्जेक्ट के अंदर इंड्यूस कर दी हैं, उससे क्या होगा, उनके टास्क पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसकी एग्जांपल एक और भी मैं आपको देती हूँ। अगर आप किसी बच्चे को टेस्ट देने से पहले कहें नहीं वैसे ही है, कर लो बस, ठीक है, कुछ नहीं होता, या फिर आप उसको कहें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन दोनों में से आप जौन सी भी बात उसके ऊपर कहेंगे ना, वो उसके दिमाग पे फौरी असर डालेगी। तो वो जो आप उसके दिमाग में इंड्यूस कर रहे हैं खुद से, वो है इंड्यूस्ड वेरिएबल, यानी कि इंड्यूस्ड, यहाँ पे नाम एक भूल जाती हूँ, इंड्यूस्ड वेरिएबल है, और दूसरा है खुद ही देख लीजिएगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। Sometimes the experimenter manipulates a variable only for the sake of controlling it. बाज़ों का दूसरा होता है कि एक्सपेरिमेंटर जो है वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है महज उसको कंट्रोल करने के लिए। Its unwanted effect upon the experimental result. Such a variable is not an independent variable. बाज़ों का एक्सपेरिमेंटर जो है कंट्रोल करने के लिए अनवांटेड इफ़ेक्ट को वेरिएबल के अंदर जो है वो
अपने पास से कोई बात इंड्यूस्ड कर देता है, उसको मैनिपुलेट करता है वो। सच अ वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, suppose the experimenter is interested in studying whether or not the reaction time to light is shorter than the reaction time to tone. वो जानना चाहता है, एक्सपेरिमेंटर जो है वो जानना चाहता है कि रिएक्शन यानी कि लाइट से रिएक्शन शॉर्टर है रिएक्शन टाइम टू टोन यानी कि लहजे से। इफ़ he has decided to conduct the individual experiment, he may give 200 random presentation of each stimulus. कहाँ गए? अच्छा जी, if he has decided to conduct the individual experiment, अच्छा जी, अगर वो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? 200 रैंडम प्रेजेंटेशन देगा ईच स्टिमुलस की। Now suppose करें for the time being he makes a systematic presentation of the stimulus rather than a random presentation. Suppose करें कि उसने जो है for the time being एक systematic presentation दिया of the stimulus की rather than the random presentation, यानी कि यही नहीं कि वो बिल्कुल randomly आपसे बात कर रहा है, बल्कि उसने बाकायदा सोच समझ के आपको एक systematic presentation दिया है। In the first 100 files he present tone, first 100 files में वो present कर रहे tone को, and in the remaining 100 files और remaining 100 files में आपको represent कर रहे light and subsequently comes to the conclusion that the reaction time to light is shorter than the reaction time to tone. तो वो इस बात से आपको बता देता है कि रिएक्शन टाइम टू लाइट जो है वो शॉर्टर है दैन द रिएक्शन टाइम टू टोन। ऊपर हमने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटर जो है वो कहता है कि रिएक्शन टाइम टू लाइट जो है वो शॉर्टर होता है रिएक्शन टाइम टू टोन से। आगे वो फिर बता रहे हैं कि किस तरह उसने प्रूव किया। उसने जो है सिस्टमेटिक 200 प्रेजेंटेशन दी है स्टिमुलस के बारे में आपको, और फिर उसके ज़रिए जो है उसने बताया 100 ट्रायल्स करके कि जी जो रिएक्शन टाइम है ना, रिएक्शन टाइम जो लाइट से है वो कम है बनिस्बतन टोन के। One may here argue that obtained result is not due to the difference in stimulus presentation of tone, which help in making quick reaction to light in the remaining 100 in the sequence of stimulus presentation. Obviously, then by making 200 random presentation, he would be manipulating unwanted effect upon the dependent variable and not for determining its influence upon the dependent variable. Hence, this is not a independent variable. Thus, for a variable to be called an independent variable, it must be manipulated for the sole purpose of producing its effect upon the dependent variable. Otherwise, it will not be an independent variable. In experimental, यहाँ तक जो है ना उन्होंने फिजूल लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि अगर इतने हो तो ये होता है वो होता है। यहाँ से आगे से पढ़ते। इन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस those variables are controlled by the experimenter. एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में ये वेरिएबल्स जो हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल करता है because they are not of direct interest but are likely to produce changes in the behavioral measure is known as control variable or relevant variable. एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में जो चेंजेस होते हैं बिहेवियरल मेजर के वो एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल को एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ सम चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी लाइकली दैट एज विल टेंड टू अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवांसमेंट इन एज, बोथ हाइट एंड वेट ऑफ द चिल्ड्रन विल इंक्रीज। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंटर जो है वो रिलेशनशिप देखना चाहता है हाइट एंड वेट ऑफ सम चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में हाइट और वेट का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो वो कह रहे हैं इट इज़ वेरी लाइकली कि बहुत ज़्यादा लाइकली है, बहुत ज़्यादा यानी कि चांसेस हैं कि एज जो है वो टेंड करेगी द रिलेशनशिप बिकॉज टू अफेक्ट द रिलेशनशिप। एज जो है वो इसको इफेक्ट करेगी क्योंकि एज क्या होगा इंक्रीज़ करती जाएगी और उससे क्या होगा हाइट और वेट दोनों इंक्रीज़ होते जाएंगे। एज हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ द रेलेवेंट वेरिएबल। एज जो है जो वो स्टडी करना चाहता है वो मेन पॉइंट नहीं है एज, लेकिन उससे बिल्कुल रेलिवेंट है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है, तो इसको कहेंगे रेलिवेंट वेरिएबल। अगर वो एज और हाइट को वेट और हाइट को रिलेशनशिप को जानना चाहता है तो उससे रेलिवेंट क्या होती है एज। एज के मुताबिक आपकी हाइट होती है, एज के मुताबिक आपका वेट होता है। तो उससे यानी कि ये जो वेरिएबल है उसको अपने जहन में रखना पड़ेगा कि मैंने
अगर हाइट और वेट देखनी है तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि एक एज के मैं पीपल लूँ, 9 साल का एक ग्रुप ले लूँ, 8 साल का एक ग्रुप ले लूँ, 10 साल का एक लूँ, इस तरह करूँ। तो यानी कि जो उससे रेलिवेंट, उससे मिलता जुलता वेरिएबल हो उसको आप कहेंगे क्या कहते हैं, रेलिवेंट वेरिएबल। Because it tend to want to study the effect of two teaching method A and B upon classroom achievement। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, इसको रहने दें। Relevant variable or extraneous variable are the following three type which must be controlled in any experiment। relevant variable जो हैं उनको extraneous variable भी कहते हैं और उनकी आगे से मज़ीद 3 टाइप्स हैं जो कि must be controlled in एनी एक्सपेरिमेंट, जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 है सब्जेक्ट वेरिएबल, सब्जेक्ट रेलेवेंट वेरिएबल। सब्जेक्ट रेलेवेंट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो कि कंस्टिट्यूट होते हैं सब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स पे। फिर है, आगे बढ़ते हैं, सिचुएशनल रेलेवेंट वेरिएबल। सिचुएशनल रेलेवेंट वेरिएबल रेफर टू दोज एनवायरमेंटल एंड टास्क वेरिएबल which affect are controlled by the experimenter because they are likely to produce unwanted changes in the DV। DV यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। सिचुएशनल रेलेवेंट वेरिएबल बेसिकली वो होते हैं जो कि एनवायरमेंटल और टास्क वेरिएबल को which to those environmental and task variable whose effect are controlled by the experimenter। अच्छा जी, जो कि आपके एनवायरमेंटल और टास्क वेरिएबल से टास्क वेरिएबल को इफेक्ट करते हैं। फिर आगे है सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल। द सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्डिनल पोजीशन दैट द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑक्यूपाई इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि अराइज करते हैं डिफरेंट ऑर्डिनल पोजीशन से, यानी कि डिफरेंट जगह से। दैट द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑक्यूपाई इन अ सीक्वेंस, और उसकी कंडीशन जो है एक्सपेरिमेंट में ऑक्यूपाई की जाती है एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस में आप इस तरह आ जाए, यानी कि किस सीक्वेंस में आप काम को कर रहे हैं। ऑर्डिनल पोजीशन यानी कि आपने कौन सी बात पहले करनी है, और ये जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो इस बात को भी कंट्रोल करते हैं कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सा क्वेश्चन पहले आना चाहिए। तो ये जो एक सीक्वेंस का यानी कि ध्यान रखना जो है ना, वो सीक्वेंस रेलेवेंट वेरिएबल है। अब नेक्स्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। यहाँ तक जो है मैंने समझा दिया। यहाँ पे जो है ना जो बयान किया गया है ये आपने इस तरह यानी कि पूरा नहीं लिखना। जो सब्जेक्ट रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं इनकी यानी कि डेफिनेशंस बस याद रखें, नाम याद रखें कि ये इसकी टाइप है, वो उसकी टाइप है, और इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे ख़त्म। लॉन्ग में आपको इस तरह नहीं आएंगे कि सब्जेक्ट रेलेवेंट वेरिएबल पे नोट लिखें, ये आपको शॉर्ट में ही आएंगे बस। और अगर लॉन्ग आया भी तो वो ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ज़रिए आएगा, उसके अंदर आप ये सब टॉपिक बना के बयान कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन टॉपिक के तौर पे ये लॉन्ग नहीं आने वाला। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई और टॉपिक है जो आप लोगों ने समझना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर दें। फॉर नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।